डेविल से शादी। किसी ने खुलेआम ही ये बता दिया था कि वो निमी का बॉयफ्रेंड है और गिफ्ट को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। आखिर वो कौन हो सकता था? ऐसे कई सवाल इस वक्त हर्ष के मन में चल रहे थे। अब आगे। दूसरी तरफ पंकज अंश से बोला, सर, हमने वो गिफ्ट मिस्टर दीवान तक पहुंचा दिया है और अब तक तो उन्होंने उसे पढ़ भी लिया होगा। अंश बोला, अच्छी बात है। अब उसे कम से कम ये तो समझ आ जाएगा कि जिस लड़की पर वो ट्राई कर रहा है वो ऑलरेडी किसी और की है। पंकज अंश के पास खड़ा था। उसे कभी नहीं लगा था कि वो अपने लव राइवल को हटाने के लिए ऐसा भी कुछ करेगा। तभी उसे याद आया कि कैसे सुबह सुबह उसने उसे एक वॉच को खरीदने का बोलकर उसे हर्ष दीवान के पास भेजने को बोला था। यहाँ तक कि उस वॉच को कौन से गिफ्ट बॉक्स में पैक करना था वो भी उसने ही बताया था। अंश से आज तक गिफ्ट मिले थे। आज पहली बार वो निमी के अलावा किसी और को गिफ्ट भेजकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पंकज को सब समझ आ गया कि अंश ने उसे ये सब क्यों करने को बोला था। उसे लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका था अपने दुश्मन को पछाड़ने का। उसने तो जैसे हर्ष पर मीठी छुरी से वार किया हो। यकीनन इसलिए उसे बिजनेस वर्ल्ड का किंग कहा जाता था, क्योंकि उसने अपने दुश्मन को मात देने के लिए ऐसा कुछ किया था जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अंश पंकज को वापस असली दुनिया में लाते हुए कहा, ठीक है, अब कुछ काम कर लेते हैं। मुझे मीटिंग की फाइल ला कर दो। पंकज बोला, ओके सर। ये बोलकर पंकज अपने केबिन में चला गया। अंश अपने केबिन में खुद से बोला, आई होप अब तुम समझ जाओगे कि तुम्हें निमी से दूर रहना है। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया तो इस नासमझी का बोझ तुम उठा नहीं पाओगे। अंश ने फिर निमी को कॉल किया और थोड़ी देर उससे बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ निमी अपने क्लास में बैठकर अंश से बात करने के बाद अपना फ़ोन म्यूट मोड पर डालकर लेक्चर लेने लगी। लेक्चर ख़त्म होने के बाद निमी अपने प्रैक्टिस के लिए निकल गई। मित्तल हाउस। काव्या अपने रूम में बैठकर पुरानी फ़ोटो को देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक औरत पर गई और उस तस्वीर को अपनी उंगली से छूते हुए वो बोली, आज पूरे 21 साल हो गए हैं तुम्हें हमसे दूर गए। कभी कभी तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अभी भी उस नर्क में रहती। तुम मुझे एक देवी की तरह बचाने आई और इन सब में तुमने अपनी ही जान गंवा दी। ये बोलते हुए काव्या की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने अतीत में चली गई। फ्लैशबैक। किसी ने काव्या से कहा, काव्या, क्या बात है, मुझे बताओ, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। काव्या ये याद कर ही रही थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ से वो अपनी यादों से बाहर आई। उसने देखा कि उसके हाथ से वही एल्बम नीचे गिर गया। उस एल्बम को उठाकर वो फिर से बोली, काश उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ना बताया होता तो तुम आज भी अपने परिवार के साथ इस दुनिया में होती। पीछे से रूम में आ रही दादी बोली, पुरानी बातों को याद करने से क्या होगा काव्या। काव्या के मुंह से बस यही शब्द निकला, माँ। दादी अंदर आते हुए बोली, काव्या, भूतकाल को इसलिए भूतकाल बोलते हैं क्योंकि उसे भुला दिया जाता है और तुम अभी भी अतीत के सबसे काले वक्त को याद कर रही हो। यही होना था, जो हुआ और जो होने को रोका नहीं जा सकता, होनी होकर ही रहती है। भला इसे कौन टाल सकता है। फिर वो काव्या के हाथ से उस एल्बम को लेकर बोली, क्या दिव्या ने यही चाहा था कि तुम यूं ही पूरी उम्र खुद को दोष देते हुए आंसू बहाते रहो? नहीं ना।
इस पर काव्या ने ना में सिर हिला दिया। दादी आगे बोली, अब तो सब ठीक भी हो रहा है। अंश ने भी अब सबको अपनाना शुरू कर दिया है, इसलिए अब कुछ गलत नहीं होगा। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। काव्या और दादी अंदर रूम में बात कर रही थी, लेकिन शायद उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि किसी ने उनकी बातों को सुन लिया था। जी हाँ, बाहर गेट के पास खड़ी माला ने सब कुछ सुन लिया था। असल में वो कुछ बात करने के लिए काव्या के पास आ रही थी, पर तभी उसने ये सब सुन लिया। माला सीधे अपने रूम में आकर बोली, दिव्या, ये तो माँ का नाम है। आज अचानक दादी और मोम ने माँ के बारे में बात की और ये क्यों कहा कि माँ ने मोम को बचाया है। लेकिन मोम को किसने बचाया था और माँ के साथ क्या हुआ था? माला ऐसे ही अपने रूम में बैठी हुई सब सोच रही थी। आज तक कभी उसने अपनी माँ की कमी नहीं खली थी, क्योंकि काव्या ने उसे कभी भी ऐसा फील ही नहीं होने दिया था कि वो माला की असली माँ नहीं है। इसलिए माला ने कभी भी इस बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं कि उसकी रियल मॉम कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ। उसे हमेशा यही लगा था कि किसी एक्सीडेंट में उसकी मॉम की डेथ हो गई, पर उसे हमेशा अंश का बिहेवियर पूरे घर वालों की तरफ और ख़ास करके राघव और काव्या की तरफ नाराज़गी से भरा हुआ लगता था। माला को लगा था कि शायद अंश को राघव जी का दूसरी शादी करना पसंद नहीं आया था और इसीलिए वो सबसे अलग हो गया था। पर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि बात कुछ और ही थी। दूसरी तरफ निमी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली मीता से मिली, जो आज पूरे दिन गायब थी। वो उसके पास जाकर बोली, क्या बात है मैडम, कहाँ थी आज पूरे दिन? मीता बोली, कहीं भी तो नहीं। ये बोलते वक्त मीता निमी से अपनी नज़रें चुरा रही थी। निमी ने पूछा, रियली? तो ये तुम अपनी नज़रें क्यों चुरा रही हो? सच सच बताओ, कहाँ थी तुम? और मैंने ये भी नोटिस किया कि आज वो बंदर भी नहीं आया है कॉलेज, तो क्या तुम दोनों साथ में थे? निमी ने जैसे ही ये कहा, तुरंत ही मीता की आंखों में चमक आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखते ही निमी बोली, क्या बात है, बताओ बताओ, तुम दोनों ने साथ में क्या क्या किया? और प्लीज़ ये मत बोलना कि तुम दोनों ने स्कूल के बच्चों की तरह पार्क में घूमे और फिर डेट पर गए। निमी की बात सुनकर मीता उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, अपने इस दिमाग के घोड़ों को इतना भी बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए कि ये कुछ भी सोच ले। फिर मीता ने निमी को बताया कि कैसे आज वो और रियान कॉलेज न आने के बजाय एक साथ मूवी देखने और फिर साथ में डेट पर गए थे। दरअसल मीता कैफ़े के बाद सीधा कॉलेज ही आने वाली थी, लेकिन रियान का मन मीता के साथ टाइम स्पेंड करने का था। उसने पहले ही मीता को कहा था, लेकिन उस समय वो थोड़ा बिजी थी। आज जब उसने रियान का उतला हुआ चेहरा देखा तो उसे लगा कि वो बहुत बोरिंग लड़की है, क्योंकि वो कभी भी उसके साथ बाहर नहीं जाती थी और ना ही उससे सही से बात करती थी। इस बात को लेकर निमी हमेशा उसका मजाक भी बनाती थी। वो तो ये भी बोलती थी कि रियान की किस्मत बहुत ख़राब है जो उसे मीता जैसी गर्लफ्रेंड मिली। बेचारा इतना फेमस रॉक स्टार और उसकी लव लाइफ इतनी बोरिंग। निमी मीता से बोली, क्या बात है मीता, तो स्कूल के बच्चों की तरह डेट पर गई थी और शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं तो उसके साथ क्या क्या करके आई है। मीता ने कहा, हो क्या तेरा, अब चल घर भी चलना है। निमी ने पूछा, घर ही जाना था तो तू सीधे घर चली जाती, ऐसे कॉलेज आकर क्यों जा रही है? मीता ने कहा, वो मुझे एक बुक वापस करनी थी। अगर ये प्लान पहले से ही बनता तो मैं तुम्हें ही दे देती। फिर दोनों घर के लिए निकल गई। दूसरी तरफ हर्ष परेशान सा अपने केबिन में भटक रहा था। उसे अभी भी रह रहकर वो गिफ्ट और वो लेटर याद आ रहा था।
और ये सोचकर गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर इतना पता करने के बाद भी उसे निमी के बॉयफ्रेंड का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, यहाँ तक कि उसने उस जगह का भी पता लगवा लिया था जहाँ वो जाती थी, पर सभी बातों का पता करने से भी ये पता नहीं लग पाया था कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, क्योंकि वो अक्सर मिता के साथ या फिर दोस्तों के साथ जाती थी। वो कभी किसी लड़के के साथ अकेले नहीं जाती थी। हर सोच रहा था कि आज के समय में अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड हो तो वो उसके साथ घूमने तो जरूर जाती और कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर डालती, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे निमी का बॉयफ्रेंड सिर्फ इमेजिनरी हो, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। फिर वो गिफ्ट क्या किसी भूत ने भेजा था? ये सब सोचने के बाद हर्ष खुद से बोला, ऐसा हो सकता है कि निमी का बॉयफ्रेंड कोई मामूली इंसान ना हो। उस गिफ्ट को भी देखकर यही लग रहा था कि वो कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। आखिर वो इंसान कौन हो सकता है? मुझे जल्द से जल्द उसका पता लगाना होगा। इधर निमी और मिता घर आकर अपने अपने रूम में चली गई। फिर निमी फ्रेश होकर मिता के पास आई और दोनों बातें करने में लग गई। बात करते हुए रात के करीब 9 बज गए और निमी टाइम देखकर बोली, इतना टाइम हो गया, अंश तो आ गए होंगे तो मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो चली गई। अंश अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा था। तभी निमी रूम में आई और पीछे से उसके गले लग गई। अंश ने फ़ोन रख दिया और पीछे पलटकर निमी को बाहों में लेते हुए बोला, निमी, मुझे अभी कहीं जाना है, तुम खाना खाकर सो जाना। निमी अपना मुंह बनाते हुए बोली, अभी तो आप आए हो और रात को ऐसा कौन सा काम आ गया है? अंश ने निमी के सिर पर किस करते हुए कहा, समझो ये जरूरी है, मुझे जाना होगा, अच्छी बच्ची बनो और मेरा कहना मानो। निमी ने बिना मन के कहा, ठीक है फिर। इतना कहकर अंश वहाँ से चला गया। निमी उसको जाते हुए देखकर खुद से बोली, इनको कभी भी कोई भी काम आ जाता है और अपनी प्यारी सी बीवी को छोड़कर चले जाते हैं। इधर अंश ने अपनी कार एक हॉस्पिटल के पास आकर रोकी। वो अपनी कार से निकलकर सीधा एक वार्ड के पास गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए बोला, तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो एक ही बार में क्यों नहीं मर जाते हो? क्यों बार बार अपनी दवाई छोड़कर यहाँ एडमिट होने आ जाते हो? अंश ये बोलते हुए वार्ड के अंदर आया और अपने सामने बेड पर लेटे हुए आदमी को देखने लगा। फिर अंश ने आगे कहा, सीरियसली, मुझे अपनी प्यारी वाइफ को रात को अकेले छोड़कर ये देखने आना पड़ा कि तुम जिंदा हो या नहीं। उस आदमी ने कहा, तुम तो आते ही मुझसे शिकायत करने लगे। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो तुम मेरे दिल का थोड़ा तो ख्याल रखते। उस आदमी को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार हो और कोई सीरियस परेशानी हो, लेकिन फिर भी उसका चेहरा देखने में किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा था। वो लंबा चौड़ा आदमी अभी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसका नाम संदीप था, जो अंश के बचपन का दोस्त था। वो दोनों साथ ही स्कूल में थे। अंश वहाँ पर रखे हुए सोफे पर बैठकर बोला, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम बात बात पर अपनी दवाई क्यों छोड़ रहे हो? वो शराब क्यों पी रहे हो? तुम जानते हो ना कि शराब तुम्हारे लिए जहर से कम नहीं है। संदीप ने दुखी होते हुए कहा, मैं थक चुका हूँ, बस अब शांति से सोना चाहता हूँ। मैं रोज अपने सामने अपने घर वालों को यूँ मेरे लिए तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए रोज अपनी मौत मांग रहा हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, वो भी मुझे इतनी जल्दी नसीब नहीं हो रही है। संदीप प्रताप कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट और अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके ऊपर अंश की तरह
बहुत पहले ही अपने फैमिली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। दोनों ने ही बहुत ही कम उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में तहलका ला दिया था और दोनों ही अपने अपने फील्ड के किंग थे। अभी कुछ महीनों से संदीप दूसरे देश में अपना इलाज करवा रहा था और कुछ दिन पहले ही वो इंडिया वापस आया था। जब वो आया उस समय सब कुछ ठीक था, पर अचानक ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अंश को जैसे इस बारे में पता लगा तो उसने उससे मिलने चला आया। वो संदीप की ऐसी बातें सुनकर बोला, हो गई तुम्हारी डायलॉगबाजी, तुम्हें तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होना चाहिए था, तुम ये कहाँ बिजनेस में आ गए। संदीप ने कहा, अंश मैं सीरियस हूँ, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। अंश ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली है। तुम्हें अच्छे से पता है कि शराब तुम्हारे लिए जहर है, तो फिर क्यों पीते हो। संदीप ने बूझे हुए मन से कहा, कल मैंने उसे देखा। अंश ने पूछा, तो इससे क्या हो गया। संदीप ने कहा, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, उसके धोखे को भूलना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे वो सब एक बार फिर से याद आ गया। मुझे याद आया कि किस तरह से उसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था, किस तरह से वो मेरे फीलिंग के साथ खेल गई थी। अंश ने कहा, इस बात को 5 साल हो चुके हैं, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। संदीप ने कहा, इतना आसान होता है क्या, इतना आसान होता है जिससे तुम प्यार करो उसे भूल जाओ। क्या तुम कभी भी निमी को भूल सकते हो। संदीप की बात पर अंश आगे कुछ नहीं बोला। निमी को भूल जाने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आ सकता था। जिस दिन वो उसे भूलेगा जरूर वो उसका आखिरी दिन होगा। अंश को खामोश देखकर संदीप बोला, क्या हुआ, नहीं है ना कोई जवाब। प्यार ऐसा ही होता है यार, अगर साथी तुमसे उतना ही प्यार करने वाला हो जितना तुम उससे करते हो तो वो प्यार तुम्हें आबाद कर देगा। लेकिन अगर साथी गलत निकले, तुम्हें धोखा दे, तो वही प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा। और हम दोनों से अच्छा एग्जाम्पल और कौन हो सकता है। तुम्हारे प्यार ने तुम्हें आबाद किया और मेरे प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया। संदीप का हर एक शब्द उसका दर्द बयां कर रहा था। अंश सोफे पर बैठा हुआ संदीप को देख रहा था। संदीप थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर बोला, मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे निमी से कब मिलवा रहे हो। और मैंने सुना है कि कोई इसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ है, नाम क्या है उसका। संदीप सोचने का नाटक करने लगा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, हाँ याद आया, हर्ष दीवान, सही सुना है ना मैंने। अंश बोला, तुम्हें मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा ही नहीं पता है, क्योंकि ये बात तो खुद निमी भी नहीं जानती। इस पर संदीप हंसते हुए बोला, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है ये बात जानना मेरा सबसे अच्छा टाइम पास है। और ख़ासकर जब से मैंने ये सुना कि तुमने अचानक शादी कर ली तो मुझे ये काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा। अंश ने कहा, ठीक है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। हर्ष दीवान को अभी पता नहीं है कि उसके सामने अंश मित्तल है। संदीप ने कहा, वैसे मैंने सुना है कि ये हर्ष बहुत जिद्दी किस्म का इंसान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। अंश बोला, देखते हैं, अगर आसानी से मान गया तो ठीक है, नहीं तो। अंश इतना बोलकर अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। फिर वो वापस संदीप की तबीयत के बारे में बात करते हुए बोला, मैंने अभी हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करवा दिया है, बहुत जल्द हमें एक स्टेबल डोनर मिल जाएगा, फिर ऑपरेशन के बाद तुम ठीक हो जाओगे। संदीप ने कहा, अंश तुम फिर से यही लेकर बैठ गए। अंश ने कहा, शट अप, तुमने फिर से बकवास की तो आई प्रॉमिस मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगा।
तो आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।